हेलो 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 हेलो। नमस्कार सभी को, नमस्कार। भाई किसी बच्चे की क्लास स्टार्ट हुई है क्या? अगर आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। यार कैसे पूछूं आपसे ना, कमेंट भी तो नहीं आ रहे हैं। एक सेकंड रुकना। हाँ चलो, क्लास तो स्टार्ट हो गई है। मैंने अपने अच्छा भाई, अभी कुछ पोर्टल पे काम चल रहा है और कल भी आप लोगों से मेरी बात नहीं हो पाई। अब पता नहीं मेरी क्लास में हो रहा है कि बाकी क्लासेज में भी हो रहा है, क्योंकि कल भी मैंने केवल आपकी ही क्लास ली थी। उसके बाद मैंने कोई क्लास नहीं ली थी, फिर मेरी ऑफलाइन क्लास थी। तो मुझे पता चल जाता है कि और बैच में भी ऐसे ही है क्या। और आज भी आपके साथ मेरी पहली ही क्लास जो है आपके बैच में ही है। तो कल हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था, विदाउट कमेंट करना पड़ा हमें। तो अभी मैंने फिर से डाला मैसेज, तो कह रहे हैं कि कुछ पोर्टल पे वर्क चल रहा है तो थोड़ा समय लगेगा। तो आपको जो असुविधा हो रही है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और बाकी जो भी आपके डाउट रहे होंगे, जो मैंने कल पढ़ाया सर्कुलर मोशन में या जो आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण में, आप अपने पॉइंट इकट्ठे करते रहना है ना। जैसे मान लो कल की क्लास में या परसों, कल मोस्ट प्रोबेबली शायद कल तक ठीक हो जाए। तो जो भी आपके डाउट रहेंगे हम पहले 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट उन्हें डिस्कस कर लेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे ना। अभी आप क्या करेंगे, अभी हम क्लास बंद कर दें तो आपको ही नुकसान है। तो आप क्या करेंगे, अपना हाथ में एक पेन ले लेंगे, एक रफ कॉपी ले लेंगे, जो जो मैं बताता रहूंगा अपना साथ में लिखते हुए चलना है। क्लास कंटिन्यू रखेंगे ना। तो हम लिखेंगे ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण। आज हम ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं। गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। तो बेटा ग्रेविटेशन के बारे में न्यूटन साहब ने बताया, तो हम पढ़ेंगे इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। कमेंट ना आ रहे हो ना, आधी एनर्जी से कम से हो जाती है ना, वरना तो कनेक्ट सा रहता है, बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग आती है। कमेंट का ये फायदा रहता है ना, पता रहता है कि बच्चा कितना समझ पा रहा है कितना नहीं। हाँ ना करते रहते हो आप लोग, क्वेश्चन वोश्चन पूछता है टीचर बीच में, तो एक बढ़िया सा कनेक्शन बनता है। तो इसलिए ऑनलाइन का ये मजा है। अच्छा, जो बच्चे बाद में देखते होंगे उन्हें इसमें मजा आएगा, क्योंकि कमेंट नहीं है तो टीचर ज्यादा बात नहीं करेगा, तो उनकी कंटिन्यूटी बढ़िया बनी रहेगी। तो बेटा न्यूटन ने ग्रेविटेशन वाले नियम में देखो क्या बताया। इन्होंने कहा कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, अगर कहीं पर भी दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर उनके पास मास है, द्रव्यमान, यानी वो कुछ किलोग्राम के हैं, तो चाहे वो ऑब्जेक्ट नजदीक हो, दूर रखे हो, चाहे बहुत दूर रखे हो, वो दोनों ऑब्जेक्ट अपने मास, अपने द्रव्यमान की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट, आकर्षित करते हैं। तो दो मास में, दो द्रव्यमानों में जो अट्रैक्शन पैदा होता है, उसके बारे में न्यूटन साहब ने हमें बताया। और मैंने एक ही ऑब्जेक्ट नजदीक हो, दूर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी नजदीक होगी, ज्यादा होगी, कुछ भी हो, वो एक दूसरे पे अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। वो बात अलग है कि ऑब्जेक्ट नजदीक है तो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, दूर है तो थोड़े से कम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी दूरी बढ़ने से, पर अट्रैक्शन होगा उनके बीच में। इसकी तो शुरुआत कहाँ से हुई, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, वृत्त गति में है, तो उसे सर्कुलर मोशन में लाने के लिए फोर्स जिम्मेदार है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। कि बिना फोर्स लगे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसकी डायरेक्शन बदल रही है हर पॉइंट पे, तो बिना बल लगे तो डायरेक्शन बदल नहीं सकती। तो डायरेक्शन जो है वो कौन बदलेगा, फोर्स बदलेगा। तो जब यहाँ पे बात समझ में आई
लोगों को कि भाई पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर काट रही है, अर्थ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठा कि वो जो धरती अब सूर्य के चक्कर काट रही है, तो धरती को सूर्य के चारों तरफ कौन से फोर्स की वजह से चक्कर लगा पा रही है वो? पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई धागा तो बंधा नहीं कि रस्सी बंधी हो और वो धागा ऐसे घुमा रहा हो कोई, यानी बीच में कोई डंडा तो नहीं है ना, कोई ऐसा घूम रहा हो। तो इतना दूर धरती और सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, तब भी धरती सूर्य के चक्कर काट रही है, कोई तो फोर्स है। तो फोर्स जो है वो न्यूटन ने बताया कि वो एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में लग रहा है। तो लोगों ने पूछा डिटेल में बताओ ये गुरुत्वाकर्षण बल किन ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो इसके बारे में बताया न्यूटन साहब ने कि भाई मान लो आपके पास में दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है m1 और एक का m2 है, ठीक है। तो अगर इनके ये कुछ, इनके पास कुछ मास है कुछ किलोग्राम के हैं, और इनकी बेटा जो दूरी है सेंटर से सेंटर मिला दो, इनके इनके जो बीच की दूरी है वो r है। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में उनके द्रव्यमान की वजह से जो फोर्स लगते हैं, ये फोर्स बेटा दोनों मास के, दोनों द्रव्यमान के प्रोडक्ट के समानुपाती होते हैं। दोनों मास के, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। इसका मतलब पता क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु यहां पर रखी है 10 किलोग्राम की, ये 3 किलोग्राम की, ठीक, और ये 12 किलोग्राम की है, और ये 2 किलोग्राम की। डिस्टेंस सेम है इनके बीच में, जितनी दूरी पे 10 और 3 है उतनी दूरी पे 12 और 2 किलोग्राम की है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 10 और 3 किलोग्राम की वस्तु है, इनके बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहे हैं कि 12 और 2 किलो वाली के बीच में, तो आप इसके लिए क्या करो, दोनों के बीच की दूरी तो सेम ही है। तो बेटा फोर्स इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों वस्तुओं के मास का गुणनफल, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा। तो अगर आप पहले वाले केस में दोनों के मास की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 की तीनों मल्टीप्लाई होगी तो 10 गुणा 3 तो 30 ही बनेगा, और यहाँ बनेगा बेटा 12 की दो मल्टीप्लाई तो 24 ही बनेगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे दोनों के मास की मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है और यहाँ पे 30 आ रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करेंगे, ये ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट, आकर्षित करेंगे। बेटा मास की वजह से में से फोर्स अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। जैसे चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगते हैं आवेशित कणों के बीच में, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी, कि भाई दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो रिपल्सिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव। चुंबक के बीच में भी अट्रैक्शन रिपल्सन हो सकता है, नॉर्थ नॉर्थ पोल है तो रिपल्शन, नॉर्थ और साउथ पोल है तो अट्रैक्शन। लेकिन मास की वजह से जो फोर्स लगता होता है अट्रैक्टिव नेचर का ही, रिपल्सिव नेचर का नहीं, क्योंकि मास नेगेटिव नहीं होता कि भाई एक पॉजिटिव मास है एक नेगेटिव है, ठीक है। तो मास तो नेगेटिव होगा ही नहीं, पॉजिटिव ही होता है, तो हमेशा अट्रैक्शन ही होगा। तो दो वस्तुओं के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं, दोनों के द्रव्यमान का गुणनफल कर लो, जितना बड़ा नंबर आएगा उतने तगड़े फोर्स लग रहे हैं उनके बीच में। दूसरा, ये जो बेटा फोर्स है, ये दोनों ऑब्जेक्ट के जो बीच की दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो दो वस्तुओं के बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच की दूरी अगर ज्यादा होगी तो फोर्स वीक लगेंगे, और दूरी कम होगी तो स्ट्रोंग लगेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है 5 किलोग्राम का, और दूसरे केस में भी ये 10 किलोग्राम का है 5 किलोग्राम का, तो किन के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेंगे? भाई मास की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, तो प्रोडक्ट तो सेम ही है। पर अगर यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी कम है, यहाँ पे दूरी ज्यादा है, तो यानी कि इन दोनों के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहे होंगे, क्योंकि दूरी के स्क्वायर के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी बढ़ने पर फोर्स वीक हो जाएंगे। तो फोर्स जो है बेटा वो मास के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, दोनों के मास के मल्टीप्लाई करो, बड़ा नंबर फोर्स ज्यादा, और दूरी कम होगी तो फोर्स ज्यादा होंगे। अब इसे क्वेश्चन पूछता है पेपर में, वो कहता है कि अगर दो मैसिव ऑब्जेक्ट हैं, दो वस्तु है जिनके पास कुछ द्रव्यमान है, मान लो एक का मास m1 और एक का मास m2, तो इनके बीच की दूरी कितनी है r। तो अगर इनके बीच की दूरी पहले से हम दुगनी कर दें, तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स पहले के मुकाबले कितने गुना हो जाएंगे? अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, पहले मान लो कि वो 1 मीटर पे थे अब 2 मीटर पे कर दिए, पहले 4 पे थे अब 8 पे कर दिए, अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी हम दुगनी कर दें तो उनके बीच में लगने वाले बल पहले की अपेक्षा कितने गुना हो जाएंगे, ये हमें बताना है। तो अपने कॉपी में सोल्व करके लिख लो, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा, आप मैच करना कि मेरा बताए हुए के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो बेटा, आपने देखा
कि दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच की आपने दूरी कर दी डबल, तो फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो आप सभी को पता है कि फोर्स जो है वो दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बेटा आपने दूरी डबल की है, डबल है ना, तो दूरी तो नीचे लिखा हुआ है, तो डबल दूरी पे स्क्वायर, तो डबल पे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 1/4। यानी दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएंगे, एक चौथाई रह जाएंगे। तो दूरी डबल करने पर फोर्स पहले से 1/4 रह गया है। और वैसे भी समझना, इतना तो पहले दिमाग लगाना कि दूरी ज्यादा करने पर फोर्स कम आना चाहिए, तो कमी तो आया है 1/4, 1/4 हो गया। ये 1/2 मत कर देना कि आर पे स्क्वायर है तो दुगना करेंगे तो दुगने पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ऐसे अगर आपसे पूछ ले कि दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच की दूरी पहले की आधी कर दें, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेंगे, फोर्स वो कैसे डिपेंड करेंगे। तो बेटा दूरी कर दी अपने आधी, तो दूरी फॉर्मूले में नीचे लिखा गया है, तो आधा भी नीचे लिख देंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1/4 कर देंगे, 4 लिख दिया ऊपर, तो फोर्स पहले के 4 गुना हो गया। 4 गुना, तो दूरी आधी करने पे फोर्स 4 गुना हो रहे हैं, और दुगनी करने पे हो रहे हैं एक चौथाई। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, अगर बेटा मैं इन दोनों इक्वेशन को मिला दूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, अगर इन दोनों इक्वेशन को मिला दें तो बेटा आप देखेंगे कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। और हम सभी जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है ना। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा के हम इक्वल टू लगाते हैं तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को लिखते हैं हम g से, तो बन जाएगा g m1 m2/r²। हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, g m1 m2/r²। यहाँ बेटा जो g है ये, इस जी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसकी वैल्यू होती है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो बेटा कैपिटल जी है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक नियतांक। यूनिवर्सल का मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू फिक्स है। कैपिटल जी के लिए ऐसे नहीं कि भारत में कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है, चांद बैठेंगे तो कुछ और कहीं पे कुछ और। कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट। वो जो आप पढ़ते हो ना कि चांद पे जी की वैल्यू कम है, वो स्मॉल जी होता है, वो सब आगे पढ़ेंगे, कैपिटल जी है ये। तो कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में इसका मान फिक्स है। और इसकी पावर और इसकी वैल्यू याद रखना, 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट आ जाती है इसकी पेपर में। अगर आप यूनिट भूल भी जाओ ना, तो फॉर्मूला तो सबको रटा पड़ा ही होगा बचपन से, g m1m2/r²। तो यहाँ से आप कैपिटल जी की वैल्यू निकाल सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो। भाई r² इधर जाएगा तो फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, और r को नापेंगे मीटर में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, और किलोग्राम इंटू किलोग्राम जाएगा नीचे, तो किलोग्राम का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले से आप इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं, या आप इसका मात्रक डायरेक्ट याद भी कर लो। अब ये बेटा जो कैपिटल जी है, इसके बारे में क्वेश्चन आया पेपर में कि कैपिटल जी की वैल्यू किसने कैलकुलेट की। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार कैपिटल जी जो है ये तो हमने न्यूटन के फॉर्मूले में देखा था, g m1m2/r²। तो सोचते हैं कि न्यूटन ने की होगी। नहीं, इस फॉर्मूले के आने के भी 100 साल के बाद इसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। केमिस्ट्री में भी नाम पढ़ा होगा आपने, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इंपोर्टेंट लिखकर, द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू of capital G
was calculated by हेनरी कैवेंडिश। कैपिटल जी का मान, कैपिटल जी का मान हेनरी कैवेंडिश के द्वारा ज्ञात किया गया था। कैपिटल जी का मान हेनरी कैवेंडिश के द्वारा ज्ञात किया गया था। द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी वाज कैलकुलेटेड बाय हेनरी कैवेंडिश। ठीक, अभी बेटा हमारे पास फॉर्मूला बन गया F इजकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको पता है। अब इस फॉर्मूले से आपसे क्या क्या बातें पूछेगा, जैसा मैंने कहा आपसे कि आपसे कह देगा कि दूरी दो ऑब्जेक्ट की। अच्छा, कुछ कमेंट आए मेरे पास में, कुछ तो शुरुआत हुई भाई। मनीषा का सबसे पहले कमेंट आया हमारे पास, फिर से रुक गए हैं। एक ही बच्चे कमेंट आया था, वो भी रुक गया। फिर से बीच में जब अपडेट करते हैं ना पोर्टल को, तो एक दो दिन परेशान करता है ये, है ना। चलो अच्छा, यहाँ आ जाओ। तो बेटा एक तो मैंने कहा कि इससे फॉर्मूले से क्या क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच की दूरी दुगनी करेंगे तो फोर्स 1/4 हो जाएगा, दुगनी 3 गुना करेंगे तो फोर्स पहले का 1/9 1/9 रह जाएगा, 4 गुना करेंगे तो 1/16 गुना रह जाएगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन। अब दूसरा बेटा एक ध्यान रखना, ये सीपीओ का एग्जाम में भी आया था, ये जो बेटा फॉर्मूला है ना Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला काम करता है दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में आप फोर्स निकालना चाह रहे हो, वो ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज के होने चाहिए। आपको क्या, आप कैसे बातें कर रहे हो? ये फॉर्मूला तो हम धरती और सूर्य के बीच भी लगाते हैं। धरती सूर्य क्या पॉइंट के बराबर है क्या? धरती तो बहुत बड़ी है, अमेरिका अफ्रीका तक फैली हुई है, सूर्य तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। बेटा एक्चुअल में ऐसा है कि आप इस फॉर्मूले को धरती सूर्य के बीच में लगा लेते हैं। पता क्यों? क्योंकि धरती और सूर्य के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। तो उनके बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि उस दूरी के सामने आप इनके साइज को, इनके आकार को नेगलेक्ट कर सकते हैं। आप इन्हें दोनों को पॉइंट के बराबर मान सकते हैं। तो फॉर्मूला पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट ना लिखा हो तो स्पेरिकल बॉडी यानी कि वस्तु होनी चाहिए, गोलाकार होनी चाहिए बॉडी, गोलाकार बॉडीज के लिए, ताकि हम उनका सारा मास, उनका सारा द्रव्यमान एक ही पॉइंट पर, एक सेंटर पर रखा हुआ मानकर उन्हें पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लें। तो ये फॉर्मूला जो काम करता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिंदु द्रव्यमानों के लिए काम करता है, पॉइंट मासेस के लिए। तो लिखेंगे दिस फॉर्मूला is valid only for point masses और spherical bodies। देखेंगे यह सूत्र केवल बिंदु द्रव्यमानों या गोलाकार वस्तुओं के लिए वैध है। यह सूत्र केवल बिंदु द्रव्यमान का मतलब यह है कि हम ये मान लें कि कोई वस्तु का द्रव्यमान एक बिंदु पर रखा है, यानी कि वो पॉइंट के बराबर है वस्तु। यह सूत्र केवल बिंदु द्रव्यमानों या गोलाकार वस्तुओं के लिए वैध है, ये ध्यान रखना है। दूसरा बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर उसमें आपसे पूछा जाए कि क्या ये इस बात पर डिपेंड करता है क्या कि दोनों बॉडीज के बीच में मीडियम माध्यम कौन सा भरा हुआ है, आप कहेंगे नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स को इस बात से मतलब है कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, उनके मास क्या है। इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि उनके बीच में हवा है कि वैक्यूम है कि क्या मीडियम है। जबकि अगर आप पढ़ो इलेक्ट्रिक फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2, दो आवेशित कणों के बीच में जो बल लगते हैं ना, वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उनके बीच में क्या मीडियम है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करते इस बात पे कि बीच में मीडियम है कि नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्सेज डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन टू बॉडीज। दो बिंदुओं के बीच में क्या माध्यम है वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्सेज डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम प्रेजेंट बिटवीन टू बॉडीज।
गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के बीच, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस डू नॉट डिपेंड ऑन, ग्रेविटेशनल फोर्सेस डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम प्रेजेंट बिटवीन बॉडीज। ठीक। दूसरा, ये बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज है ना, इन्हें हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल। सेंट्रल फोर्स इसलिए कहते हैं कि दोनों बॉडी के जो सेंटर है ना, इन्हें मिलाने वाली लाइन के अलोंग काम करते हैं ये। ऐसा नहीं होगा कि भाई मान लो कि दो बॉडी हैं, एक ये एक, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये सब फोर्स लगा रहा है इधर को, ये सब फोर्स लगा रहा है इधर को, इन दोनों को बेटा जो सेंटर से जो लाइन मिला रही है एक दूसरे को, इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेंगे। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट ये है, पॉइंट ऑब्जेक्ट एक ये है, इसका मास है m1 और इसका है m2, बीच की दूरी है r, है ना। तो सेंटर सेंटर को मिलाने वाली ये लाइन है। तो जो m1 वस्तु है वो इसे खींचेगी, m1 जो फोर्स लगाएगी उसे हम F1 लिखेंगे। तो m1 ने जो फोर्स लगाया वो F1, वो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा। अब m2 जो फोर्स लगाएगी उसे बोलेंगे F2, वो भी इसी लाइन के अलोंग लगेगा। तो जो फोर्स लगते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों वस्तुओं को जो लाइन मिला रही उसी लाइन की दिशा में लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये एक वस्तु एक ही है तो ये वाली जो फोर्स लगाएगी इस पे, तो फोर्स लगा रही है इधर को, और ये वाली फोर्स लगा रही है इस पे तो इधर को, दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही फोर्स लगते हैं। लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस और सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस और सेंट्रल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल है। तो बेटा केंद्रीय बल तो मैंने कह रहा है क्योंकि दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के ही अनुदिश कार्य करेंगे, दोनों वस्तुओं के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही काम करेंगे। तो इन दोनों को जो लाइन मिला रही है वो लाइन ये है, तो फोर्स इसी लाइन के अलोंग ही दिख रहे हैं आपको। मैंने ये नहीं कहा कि इसको फोर्स इधर को लगेगा, इस पे इधर को लगेगा, है ना। अच्छा, फोर्सेस को बेटा हम दो कैटेगरी में और बांटते हैं कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वो संरक्षी बल है कि असंरक्षी बल है। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो कि पाथ पर, रास्ते पर निर्भर नहीं करते, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेज को इस बात से मतलब नहीं है कि इन दोनों वस्तुओं के बीच में बेटा दूरी जो है वो कैसे बनी, ये ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट ही है, इस ऑब्जेक्ट को आप ऐसे लेके यहां पे रखा या ऐसे ले जाके यहां पे रखा, बस आपको देखना है कि दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट कितना है, उनके बीच का विस्थापन कितना है, उनके बीच की क्या, स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन को मिलाएंगे तो वो डिस्टेंस कैसी है। अब ये हम ये नहीं देखेंगे कि एक वस्तु ये है, तो इन दोनों के बीच में ये वस्तु ऐसे ऐसे करके यहां पर पहुंची है कि ऐसे ऐसे करके, यानी कि पाथ पे डिपेंड नहीं करते कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल, वो नॉन कंजर्वेटिव है। अगर आप कभी ये देखेंगे कि भाई मान लो कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसे यहां से खिसका के यहां पे लेके चला गया, तो उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा किस रास्ते से लेके आए। भाई अगर मान लो इसी वस्तु को आप पूरे, जैसे मान लो इतनी बड़ी सड़क है, इतनी चौड़ी सड़क है ये, इस सड़क पे से आप ऐसे इसे खिसका के ऐसे यहाँ तक लेके आए तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगा होगा इतने पूरे रास्ते में, और इसे आप केवल ऐसे खिसका के यहाँ तक ही लेके आ गए तो घर्षण कम लगा होगा। जब किसी चीज को आप जमीन पर रगड़ के लेके जाओगे, खींच के लेके जाओगे, तो जितना बड़ा आप रास्ता अपनाओगे उतना ज्यादा घर्षण लगेगा। भले आप उस वस्तु को उठा के केवल यहां तक ही लेके गए, पर लेकिन ऐसे कभी ऐसे ऐसे कर करके लेके जा रहे हो यहां तक ही, बस 5-10 सेंटीमीटर आ गई, पर वो जिस रास्ते से लेके गए अगर वो रास्ता बहुत लंबा है तो घर्षण बहुत ज्यादा लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, वो पाथ डिपेंडेंट है, वो रास्ते पर निर्भर करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करते, बस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की पोजीशन क्या है वो इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेटली दोनों के बीच की पोजीशन 10 मीटर है कि 50 मीटर है कि 50 लाख किलोमीटर है, वो यहां से यहां तक किस पाथ के द्वारा दूसरा ऑब्जेक्ट पहुंचा उससे मतलब नहीं है, बस उनके सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है वो इंपॉर्टेंट है। घर्षण में ऐसा कर सकते हैं कि हम नहीं, कि एक पत्थर को मैं यहां से बस यहां तक लेके गया लेकिन पूरे भारत में चक्कर लगा के लेके यहां से यहां तक गया, तो अभी थोड़ा ना कहोगे सर ये तो पत्थर ही फाइनली यहां से यहां पहुंचा तो घर्षण कम लगा होगा। जिस रास्ते से लेके जाओगे वो रास्ते की लंबाई जितनी ज्यादा होगी घर्षण उतना ज्यादा लगा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये हमारे बेटा आते हैं कंजर्वेटिव फोर्स में।
देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस 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 आर कंजर्वेटिव फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है। ये बेटा कैसे फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्योंकि सेंटर को मिलाने लाइन के अलोंग ही लगेंगे। कंजर्वेटिव कह रहे हैं क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट है। दो ऑब्जेक्ट के बीच की पोजीशन क्या है फाइनली उस पर डिपेंड करते हैं, ये होते हैं पाथ इंडिपेंडेंट। ये मार्ग पर निर्भर नहीं करते, पाथ इंडिपेंडेंट है ना। ठीक। दूसरा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्सेज जो है ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होंगे। अट्रैक्टिव में दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन पैदा करेंगे, पर ये वीक फोर्स है, ये वीक, दुर्बल। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में अगर सबसे कमजोर, सबसे दुर्बल, सबसे थका हुआ, सबसे कमजोर कोई बल है तो गुरुत्वाकर्षण बल है वो। आप अपने घर में ऐसे मान लो कहीं दो ऑब्जेक्ट पकड़ लो, ऐसे दो पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो क्या वो दोनों आके आपस में चिपक जाते हैं? नहीं, ये ऑब्जेक्ट बहुत ही वीक होते हैं। ये आपको ना हल्के फुल्के ऑब्जेक्ट के बीच में तो इनका प्रभाव दिखेगा ही नहीं। ये ऑब्जेक्ट का प्रभाव, ये इन फोर्स का इफेक्ट दिखेगा आपको अर्थ सन, अर्थ मून, अर्थ के बीच में। ये कम से कम मेरे और तुम्हारे बीच में नहीं दिखेगा ग्रेविटेशनल फोर्सेज का प्रभाव। हाँ, अर्थ और ये मार्कर, जब आप मार्कर छोड़ रहे हो तो अर्थ इसे अपनी तरफ को खींच रही है, तो दो में से कम एक तो भारी हो ही हो। तो यानी कि अर्थ मार्कर, अर्थ एप्पल, तो अर्थ बहुत भारी है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट आपने दो एप्पल ले लिए, उनके बीच में नहीं दिखेगा दो एप्पल आगे कैसे चिपक गए ना। ये बहुत ही वीक फोर्स है, दुर्बल बल। इनका इफेक्ट आपको बेटा तभी दिखेगा। देखो एक्चुअल में क्या होता है, आपको सोचो जी की जो वैल्यू है इसमें 10 की पावर -11 आ रहा है, तो जी की वैल्यू 10 की पावर -11 की वजह से फोर्स बहुत ही कमजोर बन जाते हैं। अगर आप यहाँ पे 1-1 किलोग्राम की चीज लोगे तो फोर्स आ रहा कुछ 10 की पावर -11 के ऑर्डर में, तो 10 की पावर -11 तो बहुत छोटी वैल्यू है। पर आप एक वस्तु का मास बहुत ज्यादा ले लें, जैसे धरती का मास है 6 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम, तो 10 की पावर +24 तो 10 की पावर -11, तो अल्टीमेटली 10 की पावर पॉजिटिव आ जाएंगी, तो अब ये फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो अब इनका इफेक्ट आपको दिखने लगेगा। तो जी की वैल्यू में 10 की पावर -11 की वजह से ये फोर्स बहुत ही वीक में आ जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे 10-10, 20-20 ग्राम की चीज लेंगे, 1-2 किलो की चीज लेंगे, तो ये फोर्स नेग्लिजिबल से रहेंगे, इनका कुछ आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो आप अर्थ सन लो, अर्थ मून लो, या अर्थ मार्कर ले लो, एक ऑब्जेक्ट तो कम से कम ज्यादा मास का हो कि वो जी की वैल्यू में जो 10 की पावर -11 है, उस -11 को खत्म करके 10 की पावर पॉजिटिव बनने लग जाए। भाई 10 की पावर -11 समझ लो ना, बहुत छोटी वैल्यू है 10 की पावर -11 ये, यानी कि इसे आप ऐसे लिख लो, और 10 की पावर 11 यानी कि जीरो लगा दो, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितना छोटा नंबर बनेगा। बहुत ही वीक फोर्स है ये ना। तो लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव एंड वीक फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल और आकर्षित बल होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर वीक एंड अट्रैक्टिव फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल और आकर्षित बल होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, कर्षण बल दुर्बल और आकर्षित बल होते हैं, यानी कि आकर्षण पैदा करने वाले होते हैं। वीक एंड अट्रैक्टिव। अगर आपसे कोई पूछ ले कि यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का सबसे वीक फोर्स कौन सा है, तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स बताएंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को हम पढ़ते हैं जब मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाऊंगा या पढ़ा दिया होगा, उसमें पढ़ते हैं, आता है कि न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, प्रबल बल पूछ ले कि प्रकृति का सबसे प्रबल बल स्ट्रॉन्ग कौन है, तो न्यूक्लियर नाभिकीय बल। और प्रकृति का सबसे वीक दुर्बल बल पूछेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमें देखो बेटा फॉर्मूला पूरे ब्रह्मांड को पता है, फिजिकल टू G m1 m2/r²। पर वो पूछ क्या रहा है
कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं, जो फॉर्मूला है G(m(m)/r², ये किन ऑब्जेक्ट पे काम करेगा? बिंदु, द्रव्यमानों पे, पॉइंट मासेज पे, या स्पेरिकल बॉडीज पे। अगर इस फॉर्मूले से अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो तभी निकल के आएगी। फिर मैंने कहा कि दो मास के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, क्या दोनों के बीच में मीडियम प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा? नहीं। ये कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव? नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो पोजीशन है केवल उस पर डिपेंड कर रहा है, वो किस रास्ते से आप पहुंचे हैं उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन, घर्षण एग्जाम्पल रखते हैं। इसके अलावा सेंट्रल फोर्स क्यों कह रहे हैं? कि दोनों को सेंटर को जो लाइन मिला रही है उसी लाइन के अनुदिश, उसी लाइन के ही अलोंग लगेंगे। और एक मैंने कहा कि वीक है और अट्रैक्टिव नेचर के हैं। दूसरा, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं, जो बेटा गुरुत्वाकर्षण बल हैं, ये हर डिस्टेंस के लिए वैलिड है, यूनिवर्सल फोर्स होते हैं, सार्वत्रिक नियम है, यूनिवर्सल लॉ है। ये वस्तु नजदीक है चाहे दूर है, धरती और ये एप्पल के बीच भी लग रहे हैं, और धरती और चांद के बीच भी लग रहे हैं, धरती सूर्य के बीच भी लग रहे हैं, हर दूरी के लिए वैलिड है। वो बात अलग है कि जो जितना ऑब्जेक्ट दूर होते चले जाएंगे, सेम ऑब्जेक्ट अगर आप दूर करते चले जाओ, वही ऑब्जेक्ट पहले नजदीक थे वही दूर कर दो, तो दूरी दुगनी होने पर फोर्स पहले से 1/4 रह जाएंगे, पर लगेंगे अभी भी। तो यहां पे लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर वैलिड फॉर ऑल डिस्टेंसेस। ब्रैकेट में लिखेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ, हिंदी लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल छोटी और लंबी सभी दूरियों के लिए वैध है। गुरुत्वाकर्षण बल छोटी और लंबी सभी दूरियों के लिए वैध है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर वैलिड फॉर ऑल डिस्टेंसेज। गुरुत्वाकर्षण बल छोटी और लंबी सभी दूरियों के लिए वैध है। अच्छा, एक क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में लिखना, और फिर जब मैं आपसे आंसर पूछूंगा, बताऊंगा आपको मैं, तो आपको ये देखना कि आपने जो आंसर बताया वो सही है कि गलत है। बेटा हमारे पास ये अर्थ है, ये मून है ना, मून। तो अर्थ और मून बेटा दोनों के पास मास है, दोनों के पास द्रव्यमान है, तो इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहे होंगे। अब मान लो कि बेटा जो अर्थ है वो मून पे जो बल लगा रही है, मान लो कि वो लगा रही है ए फोर्स, दोनों के सेंटर को लाइन जो मिला रही है उसके अलोंग ही लगेंगे, तो इसलिए मैंने ए को इसी लाइन के अलोंग दिखाया। और बेटा मून जो धरती पे बल लगा रहा है उसमें लिख रहा हूं बी से, तो धरती माता चांद को खींच रही है, धक्का मार रही है अपनी तरफ को ए फोर्स से। बेटा देखो ए जो है ना मैंने मून पे दिखाया, यानी कि मून पे जो बल लग रहा है वो ए है धरती का, और मून चंदा मामा धरती को अपनी तरफ खींच रहे हैं बी फोर्स से। तो धरती ने चांद पे ए बल लगाया और चांद ने धरती पे लगाया बी बल। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कि भाई धरती ने जो बल लगाया ए वो बड़ा है बी से, या बी बड़ा है ए से, ये हम कहेंगे दोनों फोर्स इक्वल हैं, जितना धरती लगा रही है चांद पर बल उतना ही चांद धरती पे लगाएगा। ये तीसरी स्टेटमेंट ये कह रही है, पहली कह रही है कि धरती ज्यादा बल लगाएगी चांद पे, दूसरा कह रहा है कि चांद धरती पर अधिक बल लगाएगा, तीसरा कह रहा है कि दोनों बराबर लगाएंगे, चौथा कांट से कहा नहीं जा सकता कि कौन ज्यादा बल लगाएगा। ये आपको बताना है, अपनी कॉपी में इसका आंसर लिख लो, ठीक है, सोचकर। फिर जब मैं आंसर बताऊंगा फिर आप मैच करना कि कितनों का ठीक हुआ है। हम्म जितने बच्चों ने सोचा होगा कि धरती और चांद के बीच में बल लग रहा है, तो धरती चांद पर ज्यादा बल लगा रही होगी, उनका बिल्कुल गलत है। जो एक दोनों ने सोचा होगा कि चांद धरती पर अधिक बल लगाता है, उनका भी गलत है। बेटा आंसर है दोनों एक दूसरे पर बराबर बल लगाएंगे। बेटा देखो, जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जब भी दो वस्तुओं के बीच में फोर्स लगते हैं, तो हमेशा जितना फोर्स पहली वस्तु लगाती है दूसरी पर, ठीक उतना दूसरी लगाती है पहली पर। न्यूटन का एक्शन रिएक्शन का लॉ पढ़ के आ चुके हैं हम, क्रिया प्रतिक्रिया का बल। जितना बल पहली वस्तु लगाएगी दूसरी पर, 100% दूसरी भी उतना लगाएगी पहली पर।
ये मत सोचना कि भारी वाले ज्यादा बल लगाते हल्के वाले ना। इवन जैसे धरती है और मेरे हाथ में एप्पल है, ये जब मैं इस एप्पल को छोड़ रहा हूं ना, तो धरती एप्पल को जितने फोर्स से अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, धरती सेब पर जितना बल लगा रही है, सेब भी धरती पर एग्जैक्ट उतना ही बल लगाता है। आप मुझे आप कैसे बातें कर रहे हो, दोनों बराबर बल लगा रहे हैं, तो सेब तो नीचे गिर पड़ा, तो धरती ऊपर की तरफ को क्यों नहीं उठ रही? भाई आप खुद सोचो, जितना बल धरती ने लगाया सेब पर, सेब भी धरती पर उतना ही लगा रहा है। यानी उतना ही बल तो आप लगा रहे हो आधी किलो के सेब पर, और उतना ही बल इस अर्थ पे लगा रहे हो, उसके ऊपर हिमालय पर्वत है, समुद्र है, धरती पर उस फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई आप क्या करो, उतना ही तेज आप एक थप्पड़ मारो 1 साल के बच्चे को, और उतना ही तेज थप्पड़ मारो किसी पहलवान को, 1 साल का बच्चा बेचारा वहां गिर पड़ेगा, रोएगा, चुप भी नहीं होगा वो, और पहलवान को फर्क नहीं पड़ेगा। उतना ही फोर्स लगा रहे हैं आप, उतना ही तेज मार रहे हैं 1 साल वाले को, उतना ही तेज मार रहे हैं। मारना नहीं है कहीं तुम भावुक हो जाओ, आसपास वाले किसी बच्चे को लपेट दो किसी दिन एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में। या आप ऐसा समझो कि मैं यहाँ पे एक 10 ग्राम का वेट लूं और एक ले लूं 50 किलो का, दोनों पे इक्वल फोर्स लगा रहा हूं, उतना ही बल लगा रहा हूं मैं 10 ग्राम पे, उतने लगा रहा हूं मैं 50 किलो पे। बेटा 10 ग्राम का वेट तो थोड़ा आगे को सरक जाएगा, 50 वाले फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो सेम फोर्स जब आप हल्के मास पे लगाएंगे तो वो आपको एक्सिलरेट करता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, F इजकल टू एम में। तो ए क्या होता है, F/m। तो बेटा फोर्स लगा रहे हैं सेम, जितना फोर्स धरती लगा रही है चांद पे, उतना चांद लगा रहा है धरती पे, फोर्स तो सेम ही लग रहा है। तो बेटा इनमें जिसका मास कम होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा, उसके अंदर त्वरण एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा, वो आपको एक्सेलरेट होता हुआ दिखेगा। तो ऐसे अगर आपसे पूछ ले कि धरती और सेब में ज्यादा बल कौन लगा रहा है, जितना फोर्स धरती का सेब पर, उतना ही सेब का धरती पर भी, पर उतना ही फोर्स आपने आधी किलो पे लगाया, तो सेब तो आपको थोड़ा मूव करता हुआ दिख जाएगा, लेकिन अर्थ मूव करती हुई दिखेगी, धरती को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा उतने फोर्स का। तो जितना फोर्स पहली वस्तु लगाती है दूसरी पर, हमेशा बेटा उतना ही दूसरी लगाती है पहली पर। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। और यहां से हमें एक बात और क्या पता चली कि जो न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का नियम है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ यानी कि एक्शन रिएक्शन के लॉ को फॉलो कर रहा है। एक्शन रिएक्शन ही तो बताया था हमें कि जितना फोर्स पहली वस्तु लगाती है दूसरी पर, उतना ही दूसरी लगाती है पहली पर। लेकिन एक फोर्स लग रहा है इस पर, एक लग रहा है इस पर, तो दोनों कैंसिल नहीं होंगे कि दोनों फोर्स अलग अलग वस्तु पे काम कर रहे हैं। ऐसे यहां पर भी है, एक फोर्स लग रहा है मून पर, एक लग रहा है अर्थ पर, दोनों फोर्स इक्वल तो हैं। अपोजिट भी है कि मून पर फोर्स इधर को लग रहा है, धरती पे इधर को लग रहा है, पर दोनों फोर्स एक ही वस्तु पर लगते तो कैंसिल करते एक दूसरे को, ये थोड़े ना कैंसिल कर देंगे। तो मैंने कहा था कि दो बराबर फोर्स एक ही वस्तु पर लगाएंगे तो कैंसिल होंगे, तो कैंसिल नहीं होंगे। इसलिए क्या होगा, मून जो है वो आपको अट्रैक्ट होता हुआ दिखेगा अर्थ की तरफ को, और उस अट्रैक्शन की वजह से मून धरती के चक्कर काटता है। तो यहां पे लिखेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये लिखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन follows Newton's थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हिंदी में लिखेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का अनुसरण करता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम का अनुसरण करता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अरे बात आ गई समझ में सभी को ये? तो कितने पॉइंट बन गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि फॉर्मूला अगर ये आ जाए G/m/r² तो सब बता के आएंगे। इस फॉर्मूले से क्या क्या पूछ सकता है कि कैपिटल जी की वैल्यू किसने कैलकुलेट की, जो बच्चा पढ़ के नहीं गया वो न्यूटन बताएगा, आप हेनरी कैवेंडिश बताओगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि दो ऑब्जेक्ट के मास तो उतने ही है, दूरी डबल करने पर फोर्स क्या रह जाएंगे, 1/4 1/4। एक क्वेश्चन पूछ रखा है पेपर में। क्या पूछेगा कि कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव है साहब। दो वस्तुओं के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, तो वीकेस्ट फोर्स है दुनिया के। क्या बीच में मीडियम प्रेजेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा सेंट्रल फोर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा मैंने क्या बोला कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, जितना फोर्स धरती लगाती है चांद पर, उतना चांद लगाता है धरती पर। ऐसे जितना फोर्स धरती लगाती है सूर्य पर, सूर्य भी लगाता है उतना धरती पर। जितना धरती लगाती है सेब पर, उतना सेब भी लगाता है धरती पर। वो बात अलग है कि इनमें फोर्स तो इक्वल लग रहे हैं, तो जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा
उसके अंदर आपको एक्सेलरेशन ज्यादा दिखाई देगा, वो आपको एक्सेलरेट करते हुए दिखेगा। अरे ये बात समझ में आ रही है जितनी बातें बताई आपको मैंने? हैं? अच्छा एक क्वेश्चन करो, फिर मैं एक पीडीएफ से क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपसे बेटा कहे कि दो ऑब्जेक्ट हैं ना, एक का मास है m1, एक का m2 है, तो अगर पहले का मास जो है वो 4 गुना कर दें और दूसरे का जो मास है वो 9 गुना कर दें, ये पहले वाला 1 किलो से 4 किलो कर दे, दूसरा 4 से कर दिया, 1 से कर दिया 9 किलो। पहले का मास 4 गुना कर दिया, दूसरे का 9 गुना कर दिया। ठीक है। और इनके जो बीच की दूरी है वो पहले से कर दी 3 गुना, दूरी r से कर दी 3r। तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स पहले से कितने गुना हो जाएंगे आपको बताना है। पहली वस्तु का मास किया 4 गुना, दूसरे कर दिया पहले से 9 गुना, है ना। तो m1 से कर दिया 4m1, इसका m2 से कर दिया 9m2। तो पहले का मास 4 गुना, दूसरे का 9 गुना, और बीच की दूरी 3 गुना। तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स पहले से कितने गुना हो जाएंगे, ये आपको बताना है। हम्म। अब कुछ बच्चों ने सोल्व किया होगा, अब चेक करते हैं। देखो बेटा, दो वस्तुओं के बीच में जो फोर्स लगेंगे वो समानुपाती होते हैं, दोनों के मास की मल्टीप्लाई कर दो। पहले का मास कर दिया 4 गुना, दूसरा कर दिया 9 गुना। तो m1 m2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 गुना हो गया, तो m1 4 गुना तो 4 आ गया, m2 हो गया 9 गुना। बेटा दूरी के स्क्वायर के है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो दूरी कितनी कर दी 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा नीचे, तो 9 से 9 कट जाएगा, यानी इनके बीच में लगने वाले फोर्स पहले से 4 गुना हो जाएंगे भाई। क्योंकि यहाँ पे देखो बीच की जो दूरी है वो भी बढ़ा दी, तो दूरी का स्क्वायर तो फॉर्मूले में नीचे लिखा हुआ है, तो दूरी कर दी 3 गुना, तो 3 का स्क्वायर 9 तो आ गया ऊपर, नीचे आ गया सॉरी। लेकिन मास में तो बदल दिया, मास सेम नहीं है, पहले का 4 गुना, दूसरे का 9 गुना। तो 4 और 9 की मल्टीप्लाई ऊपर आएगी, क्योंकि m1 m2 तो फॉर्मूले में ऊपर है, तो 9 से 9 कट गया, यानी कि 4 गुना हो जाएगा पहले से। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक पीडीएफ खोलेंगे आपके सामने, हम इससे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन करो सभी। अपने कॉपी पे बेटा ABCD लिख लेना साइड में, फिर मैच करना जब मैं आंसर बताऊंगा।
अब देखो, जो मैंने क्वेश्चन अभी आपसे पूछा था, ये उसकी लैंग्वेज के लिए मैंने खुला है। इसने कहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉल ड्यू टू अर्थ हैज ए मैग्नीट्यूड एफ बी। तो बेटा, जो बॉल में फोर्स लग रहा है वो एफ बी लग रहा है, एंड दैट एक्टिंग ऑन द अर्थ ड्यू टू बॉल हैज ए मैग्नीट्यूड एफ ई। कह रहा है कि भाई धरती जो है वो बॉल पर एफ बी फोर्स लगा रही है। तो धरती ने बॉल पे लगाया एफ बी और बॉल ने धरती पे लगाया एफ ई। तो कह रहा है इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो बेटा आपको पता है जितना फोर्स धरती लगाएगी बॉल पर उतना ही बॉल भी लगाएगी धरती पर। वो बात अलग है कि बॉल हल्की है तो भाई वो आपको हिलती डुलती दिख जाएगी, धरती पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे दो वस्तुएं, बॉल अर्थ का एग्जाम्पल ले ले, अर्थ मून का एग्जाम्पल ले ले, अर्थ एप्पल का एग्जाम्पल ले ले, जितना फोर्स बेटा पहली वस्तु लगाती है दूसरी पर उतना ही दूसरी लगाती है पहली पर। तो आंसर क्या बनेगा इसका हमारा? ए ऑप्शन। ठीक। एक क्वेश्चन ये है, द इक्वेशन जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर इज वैलिड फॉर। क्या लिखेंगे इसमें? तो आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन से अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो ये तो पॉइंट मासेज हो या फिर स्पेरिकल बॉडीज। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? डी पॉइंट। ये डायरेक्ट लिखवाया आपको हमने। एक है द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कैपिटल जी हैज यूनिट। कैपिटल जी की बेटा यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम स्क्वायर। तो आंसर क्या बनेगा इसका? सी ऑप्शन। फटाफट दिख रहा होगा आपको। एक ये टू पार्टिकल्स आर केप्ट एट ए सेपरेशन आर, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू। बेटा देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आर स्क्वायर के तो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बेटा फोर्स जो है अगर वो पूछता कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, यानी कि ये ऊपर या नीचे, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है आर स्क्वायर के। वो कह रहा है कि किसके प्रोपोर्शनल है? तो 1/r² इस पूरी वैल्यू के तो समानुपाती है भाई। एफ और 1/r स्क्वायर पूरी वैल्यू को अगर मैं लूं तो पूरा का पूरा 1/r² और एफ एक ही लाइन में है। तो बेटा फोर्स जो है 1/r² के है प्रोपोर्शनल। तो बेटा बड़े ध्यान समझना, अगर वो कहता कि दो कणों आर दूरी पर रखा जाता है उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती है? तो बेटा एफ समानुपाती है 1/r² के समानुपाती है। लेकिन वो पूछता व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? ऊपर नीचे। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछता, फिर हमारा आंसर आता r²। तो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन 1/r² के प्रोपोर्शनल है। ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg ईच केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी पर रखे 1 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? तो 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, 1 मीटर की दूरी पर रखे 1 किलोग्राम द्रव्यमान के। ये भी बेटा 1 kg का है, ये भी 1 kg का है, और बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। तो कह रहा कि उनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसके बराबर होगा? करो ये। क्लियर? देखो अब बेटा कितना आसान क्वेश्चन है ये मैं किसी बताने के लिए आपको इतना समय दिया मैंने। बेटा अगर आप सभी को बताया कि दो वस्तुओं के पास अगर मास है, द्रव्यमान है ना। अरे दिक्कत पता है एक और होती है कमेंट वाले। हेलो हेलो, जो कमेंट नहीं आ रहे होते ना, पता चला कि बार इस बैटरी खत्म हो गई और आवाज ही नहीं जा रही, तो बच्चे बता देते हैं कमेंट करके जी साउंड नहीं आ रहा। ये बड़ा पंगा हो जाता है, कई बार पता चला पूरी क्लास ले ली हमने और साउंड ही नहीं जा रहा हो। बेटा देखो, दो वस्तु हैं, दोनों का मास 1 kg है, यानी कि दोनों का मास है 1 kg का मतलब है यूनिट मास, एकांक द्रव्यमान, और उनके बीच की दूरी भी है एकांक यूनिट दूरी। तो आप खुद सोचो, हमें पता है कि दो वस्तुओं के पास मास हो तो फॉर्मूला होता है जी m1m2/r²। तो m1 भी 1, m2 भी 1 और r भी 1, तो फोर्स क्या हो गया? जी के बराबर।
तो बेटा अगर दो वस्तुओं के मास यूनिट मास हो, एकांक द्रव्यमान हो, और वो यूनिट दूरी पर ही रखे हों, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है ना, उस फोर्स को फिर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर आता है वो। एक बार पेपर में ये लैंग्वेज आ गई कि यूनिट मासेज अगर यूनिट डिस्टेंस पर रखे हों, एकांक द्रव्यमान अगर एकांक दूरी पर रखे हों, तो उनके बीच में लगने वाले बल को क्या कहेंगे? तो बच्चों ने लिख दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। उनके बीच में लगने वाला बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्चुअली फिर जी के बराबर हो गया, यानी कि हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहेंगे। यूनिट मास हो, दोनों 1-1 किलोग्राम के हों, यूनिट डिस्टेंस पे हों, तो जो उनके बीच में जो फोर्स लगेंगे वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाएंगे। तो किसके बराबर होगा बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? 6.67 गुणा 10⁻11। तो उनके बीच में लगने वाले जो बल हैं वो बेटा जी के बराबर आ जाएंगे। आंसर बनेगा डी ऑप्शन। एक लिखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वैलिड ऑन द अर्थ, ऑन द मून, इन लेबोरेटरी, एवरीवेयर। आपको पता है बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? ये यूनिवर्सल लॉ है, ये हर जगह पे काम करेंगे, धरती और एप्पल के बीच भी और धरती और सूर्य के बीच भी, है ना, सब जगह काम करते हैं, एवरीवेयर। तो बेटा हमारे पास में जो फॉर्मूला था G m1m2/r², इसका तो हमने पोस्टमार्टम कर लिया है खतरनाक तरीके से। अब इस बार और क्या ही पूछेगा वो, सारी बातें पढ़ ली हमने कि दूरी डबल कर दी, मास 4 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, ये वो फोर्स कितने गुना हो जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्सेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि जितना फोर्स पहली वस्तु लगाएगी दूसरे पर, उतना दूसरी लगाएगी पहली पर। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, अगर पेपर में आ जाए कि एक वस्तु 1 किलो की, एक 200 किलो की है, तो ज्यादा बल कौन लगाएगी? सोचते हैं कि 200 किलो वाली एक पे ज्यादा लगाती होगी। जितना 1 किलो वाली लगाएगी 200 पे, उतना ही 200 वाली लगाएगी एक पे। वो बात लगे कि उतना ही फोर्स एक पे लग रहा, उतना ही 200 किलो पे, तो 1 किलो वाली बेचारी घबरा जाएगी, हिल जाएगी, जो भी है, पर फोर्स बराबर लगते हैं, पहली वस्तु का दूसरे पर, दूसरे का पहली पर बराबर। न्यूटन का एक्शन रिएक्शन लॉ फॉलो होगा ही होगा, है ना। और कैपिटल जी क्या है बेटा? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हर जगह फिक्स है। अच्छा कि हमने स्मॉल जी भी पढ़ा है, स्मॉल जी। अब पूरी क्लास जो है अगली इसी के ऊपर घूमेगी। बेटा जो स्मॉल जी है इसे हम कहते हैं एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण त्वरण। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ के लिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, मोटा मोटी इसकी वैल्यू को हम 10 ले लो। तो बहुत बार तो न्यूमेरिकल में जी की वैल्यू 10 ही यूज करते हैं हम, ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान रहे। तो बेटा इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि जी की वैल्यू 9.8 का क्या मतलब है भाई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब होता है वो फोर्स, वो बल जो अर्थ लगाती है। अगर हम अर्थ प्लेनेट पे रहते हैं, हम अर्थ की बात ही करेंगे, तो बेटा अर्थ किसी वस्तु पर जो फोर्स लगा रही है, जैसे मैं मार्कर छोड़ रहा हूं, मैं नीचे क्यों आ रहा है साहब? ग्रेविटी की वजह से। एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है? ग्रेविटी की वजह से। हर चीज नीचे क्यों गिर रही है? ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? वो फोर्स जो अर्थ लगा रही है। हालांकि जब अर्थ उन पर फोर्स लगा रही है तो वे भी अर्थ पर उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, पर अर्थ को प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। जिसके ऊपर समुद्र हो, इतना बड़ा बड़ा समुद्र, समझ रहे हो, हिमालय पर्वत हो, उसके ऊपर ये जो हल्के फुल्के फोर्स लगेंगे, क्या ही प्रभाव पड़ेगा? तो धरती किसी वस्तु पर जो फोर्स लगाती है उसे हम कहते हैं ग्रेविटी, गुरुत्व, है ना। अब बेटा जो ग्रेविटी है, जो फोर्स धरती ने लगाया, वो ग्रेविटी, वो फोर्स जो एक्सेलरेशन पैदा करेगा। भाई जब भी फोर्स लगता है, फिजिकल टू होता है में, तो ग्रेविटी एक फोर्स ही तो है, तो फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। एक्सेलरेट करने का मतलब होता है तो किसी वस्तु की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी या उसकी डायरेक्शन बदलेगी। अब आप खुद सोचो, मेरे हाथ में मार्कर है, वेलोसिटी कितनी है इसकी, अभी स्पीड कितनी है? 0। छोड़ दूंगा, लगातार स्पीड बढ़ रही है, क्यों? ग्रेविटी, फोर्स लग रहा है, धरती खींच रही है अपनी तरफ को। मार्कर ऊपर फेंक दूंगा, स्पीड घटेगी, एक पॉइंट पे 0 हो जाएगी, और फिर ये डायरेक्शन बदल के वापस नीचे आ जाएगा। नहीं, जब कोई वस्तु ऊपर या नीचे जा रही होती है तो वो एक्सेलरेट कर रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, डायरेक्शन बदल रही है। तो वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी पैदा करे उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
अब जो अर्थ है, अर्थ पर जी की वैल्यू है 9.8, तो मैंने इसका मतलब ये बताया था कि अर्थ पर जी की वैल्यू 9.8 या 10 मान लो। इसका मतलब ये है कि धरती पर जी की वैल्यू 10 का ये मतलब होता है कि अगर हम कोई वस्तु धरती पर छोड़ देंगे तो जो वस्तु नीचे की तरफ आएगी तो उसकी स्पीड हर सेकंड 10 बढ़ेगी। तो एक्सेलरेशन का मतलब आपको मैंने मतलब बताया, अगर एक्सेलरेशन 6 है तो किसी वस्तु की स्पीड हर सेकंड 6 बढ़ेगी, और -6 तो हर सेकंड 6 घटेगी। जब किसी वस्तु को आप धरती पे छोड़ते हैं तो उसकी स्पीड हर सेकंड 10 बढ़ती है नीचे आते समय, और ऊपर फेंक देंगे तो हर सेकंड बेटा उसकी स्पीड जो है वो 10 घटेगी। तो नीचे आते समय 10 बढ़ती है, हर सेकंड ऊपर जाते समय 10 घटती है। ये मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे 200 की स्पीड से तो हर सेकंड स्पीड 10 घटेगी, तो 20 सेकंड के बाद में उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी। कोई वस्तु आपने छोड़ी, अगर वो 4 सेकंड के बाद जमीन पर गिर रही है तो छोड़ते समय स्पीड 0 है, 1 सेकंड के बाद बढ़ के 10 हो जाएगी, 2 के बाद 20, 3 के बाद 30, 4 के बाद 40, यानी कि 40 की स्पीड से टक्कर मारेगी जमीन पे वो। तो जी की वैल्यू जो धरती पे है वो लगभग लगभग कितनी होती है, 10 के आसपास, है ना। अभी बेटा जो जी की जो वैल्यू है ना, ये कैपिटल जी की तरह ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। इसकी वैल्यू बेटा अगर आप जाएंगे मून पे, तो मून की जो जी की वैल्यू है वो है बेटा धरती पे जी की वैल्यू की 1/6, यानी जी की वैल्यू धरती पे 9.8, यहाँ पे कितनी है 1/6। सोल्व करेंगे तो 6 कम 6 3, 6 छंग 36, यानी 1.63 के आसपास आएगी। यानी अगर मैं चांद के ऊपर पहुंच जाऊं और चांद पे किसी वस्तु को छोड़ दूं तो बेटा वस्तु बहुत ही आराम आराम से आपको चांद की तरफ को आते हुए दिखेगी, क्योंकि चांद पर जी की वैल्यू 1.63 है, यानी हर सेकंड उसकी स्पीड 1.63 बढ़ेगी। अगर कोई वस्तु चांद पे छोड़ दी जाए, जब वो वस्तु नीचे की तरफ आ रही होगी तो उसकी स्पीड हर सेकंड 1.63 बढ़ेगी, और ऊपर जाते समय 1.63 घटेगी, यानी वस्तु चांद पे आराम आराम से नीचे आएगी, आराम आराम से ऊपर जाएगी। तो अगर हमें चांद पे क्रिकेट मैच खेलना हो तो वहाँ 11 प्लेयर की जरूरत नहीं है, 5-6 प्लेयर से भी पूरे बड़े ग्राउंड में काम चल सकता है। आपने शॉट मारा ऐसे तो बेटा वो बॉल धीरे धीरे ऊपर जाएगी और धीरे धीरे नीचे आएगी। पचला बंदा खड़ा है उधर लॉन्ग ऑफ पे, और वो भाग के लॉन्ग ऑन वाला कैच पकड़ लेगा, क्योंकि बॉल आराम आराम से ऊपर जा रही है और आराम आराम से नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन बेटा अगर आप चले जाओ जुपिटर पे, जुपिटर जुपिटर पे जी की वैल्यू है लगभग 25 के आसपास। यानी कि अगर आप जुपिटर पे हैं, बृहस्पति ग्रह पे हैं, और आपके हाथ से कोई चीज छूट जाए, हर सेकंड उसकी स्पीड 25 बढ़ेगी नीचे आते समय, और ऊपर जाते समय हर सेकंड 25 घटेगी। तो जुपिटर पर कोई आपने पत्थर इतनी हाइट से भी छोड़ दिया ना, इतनी स्पीड से नीचे आके गिरेगा भाई साहब, अगर वो पैर वैर पे लग गया ना बस हालत खराब कर देगा। और किसी पत्थर को बहुत ऊपर भी नहीं पहुंचा सकते आप जुपिटर पे, क्योंकि तुरंत ऊपर जाती है, हर सेकंड स्पीड 25 घटेगी, बस थोड़ी सी हाइट ऊपर जाएगा और फिर तुरंत नीचे आना शुरू कर देगा। तो अलग अलग प्लेनेट पर जी की वैल्यू अलग अलग है। तो जो स्मॉल जी है, जो एक्सेलरेशन, जो ग्रेविटी पैदा करती है, तो हर एक प्लेनेट की, हर एक ग्रह की जो ग्रेविटी है अलग अलग एक्सेलरेशन पैदा करेगी। तो कोई चीज धरती पर जैसे गिरती हुई दिख रही है बिल्कुल वैसी मून पर नहीं दिखेगी, वैसे आपको जुपिटर पे दिखेगी, वैसे आपको मंगल पे दिखेगी, वैसे बुध पे दिखेगी। हर एक प्लेनेट पे जी की वैल्यू का मान अलग अलग है। अब जी की वैल्यू हर एक प्लेनेट पर अलग अलग है, यानी किसी फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, जो हर एक प्लेनेट के पास अलग अलग है, इसलिए जी की वैल्यू भी अलग अलग आ रही है। बेटा जो जी की जो वैल्यू है ना, इसका फॉर्मूला बनता है, स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी m/r²। यहाँ पे m का मतलब है मास ऑफ प्लेनेट, ग्रह का द्रव्यमान, और r का मतलब है रेडियस ऑफ प्लेनेट, ग्रह की त्रिज्या। अगर देखो बेटा, अभी बेटा जो कैपिटल जी है तो कांस्टेंट है, हर एक जगह सेम है, इसकी वैल्यू तो भूल जाओ। यानी कि जो जी की जो वैल्यू है बेटा वो प्लेनेट के मास और उसके रेडियस पर डिपेंड कर रही है। तो हर एक प्लेनेट जो है, सब प्लेनेट का मास अलग अलग है, सबकी डेंस, सबकी रेडियस अलग अलग है।
और एक प्लेनेट का बेटा मास अलग अलग, सबकी रेडियस अलग अलग, तो इसलिए सब पे जी की वैल्यू अलग अलग है। तो जी की वैल्यू हर जगह सेम क्यों नहीं मिलेगी? क्या जो साइज अर्थ का है रेडियस, क्या वही चांद का भी है? नहीं। क्या जो वजन धरती का है, मास धरती का, वही चांद का है? नहीं। क्या बिल्कुल जुपिटर और अर्थ बिल्कुल एक जैसे नहीं? जुपिटर तो बहुत भारी प्लेनेट है, तो इसलिए हर एक पे आपको जी की वैल्यू अलग अलग दिखेगी। यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं कि भाई डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास इंटू वॉल्यूम। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान गुणा आयतन। तो जितने भी हमारे प्लेनेट हैं वो सब हैं गोलाकार शेप में, स्पेरिकल शेप में। तो स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ अब देखो डेंसिटी में बेटा वस्तु का मास भी आ गया, रेडियस भी आ गई। तो जी की वैल्यू मास और रेडियस पर डिपेंड करती है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जी की जो वैल्यू है प्लेनेट की डेंसिटी पर, उसके घनत्व पर निर्भर करती है। हर एक प्लेनेट बराबर डेंस नहीं है, किसी की डेंसिटी ज्यादा हो, किसी की कम होगी। तो जी की जो वैल्यू है आपको ये लिखा मिल सकता है कि उस प्लेनेट के मास या रेडियस पर निर्भर करती है, ये भी लिखा मिल सकता है कि उस प्लेनेट के घनत्व पर, उसकी डेंसिटी पर निर्भर करती है। अलग अलग प्लेनेट का मास और रेडियस अलग अलग होने की वजह से सब जगह जी की वैल्यू अलग अलग है। अब जैसे यहां से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, ये करो सभी बच्चे, और अपने कॉपी में आंसर लिखो इसका, मेरे बताने के बाद मैच करना। हम्म, बेटा इसने क्या लिखा है? कंसिडर हेवनली बॉडीज दैट हैज मास 2 me एंड रेडियस 2 re, where me and re are the mass and radius of the earth respectively, the acceleration of due to gravity at the surface of this heavenly bodies। कह रहा है कि ये कह रहा है बेटा हमारे पास में एक कोई आकाशीय पिंड है, उसका जो मास है ना वो धरती के मास का दुगना है, और उसकी जो त्रिज्या धरती की त्रिज्या की दुगनी है। तो यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी? तो आप सभी को पता है बेटा जी का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल जी m/r²। तो बेटा ये जो प्लेनेट है इसका जो मास है धरती के मास का दुगना है, तो मास ऊपर लिखा है तो दुगना 2 ऊपर लिख दो। रेडियस भी दुगनी है, पर रेडियस पे स्क्वायर भी है, तो रेडियस लिखा है नीचे तो दुगना नीचे आ गया, पर रेडियस पे स्क्वायर, दुगने का भी स्क्वायर कर देंगे। तो 2/4 यानी कि 1/2, यानी कि इस प्लेनेट पर जी की जो वैल्यू होगी वो धरती पर जी की वैल्यू की आधी होगी। भाई मास इसका धरती के मास का दुगना है, रेडियस भी दुगनी है, तो इस प्लेनेट पर जो जी की वैल्यू आ रही है, मास दुगना कर दिया, रेडियस दुगने का स्क्वायर करा, तो सोल्व करके 1/2 आ रहा है। तो जी की वैल्यू धरती पर 9.8, तो इस प्लेनेट पर जी की वैल्यू क्या आएगी? धरती पर जी की वैल्यू की आधी, तो 9.8 का आधा करेंगे तो 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आएगा, यानी बीज करेक्ट आंसर। तो जिन बच्चों का बी आया उनका ठीक है। तो क्वेश्चन है एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी नियर मून सरफेस। तो मून की बेटा सरफेस पे जी की जो वैल्यू है वो धरती पे जी की वैल्यू की 1/6 है, अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ दैट नियर द सरफेस। तो धरती पे जी की वैल्यू जो है उसका 1/6 है मून पर, ठीक है। तो चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल का वेट करते हैं। कल शायद आपका भाई एक कमेंट स्टार्ट हो जाए। मुझे लगा था यार आज तो हो ही जाएंगे, कल चलो एक दिन दिक्कत आ गई। बात करते हैं हम ऊपर, मामला जो है वो इतना लंबा कैसे खिंच गया? ऐसे होता नहीं है वैसे कभी, फर्स्ट टाइम हुआ है कि 2 दिन तक
चल रहा हो ऐसे। ठीक है, चलो कल मिलेंगे। तो थैंक यू एवरीबॉडी, बाय। और जो बच्चे अपना रात को आते हैं क्लास लेने, अपना आना, आज आज क्लास होगी। ठीक है।